स्टूडेंट, मैं वीएस राजपूत। देखिए, मैंने अगले लेक्चर में आपको कराया था राउल्टी नियम अवांछनीय विलयप्त विलयन के लिए और अवांछनीय विलयप्त विलयन के लिए। आज ये तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। इस लेक्चर में मैं आपको कराने जा रहा हूँ, देखिए, आदर्श और अनादर्श विलयन, यानी राउल्ट के नियम से आधारित है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श व अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है, फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको अणुसंघ गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, सबके एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, पहले पढ़ते हैं हम आदर्श और अनादर्श विलयन पर। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। देखिए, तो पहले समझते हैं हम आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन क्या है, यानी ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम पर, ऐसा विलयन जो सांद्रता व ताप की सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। देखिए, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, यानी ऐसा विलयन जो सांद्रता व ताप या ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उस विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। देखिए, इसमें कंडीशन क्या है आदर्श विलयन के लिए, यदि अवयव ए व बी से मिलकर कोई आदर्श विलयन बनाए, मिलकर कोई आदर्श विलयन बना है, तो उसमें निम्न गुण होने चाहिए। भाई, कोई विलयन अगर आदर्श है, शुद्ध कर लेना इसे, अगर कोई विलयन भाई ए और बी से मिलकर बना है, तो उस आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन में क्या गुण होने चाहिए, निम्न गुण होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, नंबर 1, पहला गुण होना चाहिए कि राउल्ट के नियम का पालन करता हो। राउल्ट के नियम का पालन करता हो। क्या, राउल्ट के नियम का पालन करता हो। क्या पालन करता हो, यानी अवयव ए और बी से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं राउल्ट के नियम से कि अवयव ए का वास्तव दाब कैसा होना चाहिए, अवयव ए का वास्तव दाब प्रोपोर्शनल XA की, या आप कह सकते हैं PA = P0A × XA, इसके होना चाहिए। बी पॉइंट है इसका। दूसरा अवयव PB प्रोपोर्शनल XB, या आप कह सकते हैं PB = P0A × XB, सॉरी PB × XB। या तीसरा इसका क्या बन जाएगा, विलयन का कुल वास्तव दाब P कुल, या विलयन का कुल वास्तव दाब, यानी हम कह सकते हैं P कुल बराबर P0A × XA प्लस के P0B × XB। ये कंडीशन होनी चाहिए, तो वो कैसा होगा, एक आदर्श विलयन होगा। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वही कोई विलयन दो अवयवों से मिलकर बना है, तो दोनों अवयवों का आयतन
विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं वी मिक्स है, अगर दोनों अवयवों को मिला दिया जाए, दोनों अवयवों को मिलाने पर, दोनों अवयवों को मिलाने पर उसका आयतन विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यानी दोनों अवयवों का आयतन उसके विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। अगर अवयवों का आयतन 0 है तो विलयन का आयतन भी 0 होना चाहिए। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, दूसरा पॉइंट। इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा, क्योंकि हम कैसे कहेंगे कि आदर्श विलयन होगा। पहला पॉइंट तो हो गया राउल्ट के नियम का पालन करता हो, दूसरा हो गया दोनों अवयवों को मिलाने पर उसका आयतन क्या होना, कैसा होना चाहिए, वी डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 होना चाहिए। और तीसरा है अवयवों की एंथैल्पी यानी डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0। जो अवयवों की जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, चौथा है अवयव ए ए अवयव बी बी के प्रति आकर्षण कैसा होना चाहिए, प्रतिकर्षण ए और बी के मध्य जो प्रतिकर्षण होगा वो अवयव ए बी के बराबर होना चाहिए। इसके बराबर होना चाहिए, विलयन ए बी के बराबर होना चाहिए। तो हम इन चार परिस्थितियों के आधार पर कह सकते हैं कि वो विलयन आदर्श विलयन होगा। समझ गए होंगे। यानी पहली परिस्थिति कौन सी है आदर्श विलयन के लिए, राउल्ट के नियम का पालन करना होना चाहिए, यानी पहले तो वो राउल्ट के नियम का पालन करता हो। दूसरी परिस्थिति है दोनों अवयवों को मिलाने पर उनका कुल आयतन कैसा होना चाहिए, विलयन के बराबर होना चाहिए, या आप कह सकते हैं डेल्टा बी मिक्सिंग बराबर 0। उनका एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होना चाहिए, 0, ना तो उसमें ऊर्जा निकलती हो ना उसमें ऊर्जा दी जाती हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और जो चौथा है दोनों अवयवों का यानी समान समान ए और बी दोनों अवयवों के मध्य जो आकर्षण है वो ए बी विलयन ए बी के बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं वो एक आदर्श विलयन होगा। क्या होगा, एक आदर्श विलयन होगा। अब देखिए आदर्श विलयन के लिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल दें तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल, देखिए देखिए इसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, बेंजीन व टॉलिन, इसे हम टॉलिन कहते हैं C6H5CH3, और ये C6H6 क्या है, बेंजीन। बेंजीन और टॉलिन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, एक आदर्श विलयन कहलाएगा। एन हेक्सेन व एन हेप्टेन क्या कहलाएगा, ये भी आदर्श विलयन कहलाएगा, ये आदर्श विलयन के सारे गुणों को फॉलो करता है। मेथेनॉल व एथेनॉल ये भी आदर्श विलयन कहलाएगा। ब्रोमो एथेन व क्लोरो एथेन ये भी क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब आदर्श विलयन के लिए ये तो हो गया उदाहरण। आदर्श विलयन के लिए ग्राफ क्या बनेगा भाई, देखिए आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, के लिए ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ हम मोलस और सांद्रता के मध्य बनाते हैं। यहां पर ये मोलस दिखाएगा और ये सॉरी सांद्रता नहीं वाष्प दाब, और ये क्या दिखाएगा, वाष्प दाब। ठीक है, अब देखिए कोई विलयन हमारा, इसे नीचे लिखता हूं थोड़ा, मोलस, देखिए इधर कैसे बनाएंगे, कोई हमारा विलयन है
मोल अंश सपोज कीजिए यहां पर अवयव ए का मोल अंश है 1, यानी अधिकतम, तो इसका वाष्प दाब भी इस पर क्या होगा, अधिकतम होगा, पीए होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है आपको मैंने बताया था, अवयव ए का वाष्प दाब मूल अंश के समानुपाती होता है एक्स ए, तो यानी वाष्प दाब बढ़ेगा तो मूल अंश भी बढ़ेगा, वाष्प दाब घटेगा तो मूल अंश भी घटेगा। इधर देखिए, अब इस अवयव का मूल अंश आ गया, अवयव ए का मूल अंश हो गया इधर क्या 0, तो वाष्प दाब भी घटकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम यहां से यहां तक मिला सकते हैं इसे, यहां से यहां तक ऐसे मिला दीजिए। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए को, किसको दिखा रहा है, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए। इसी प्रकार अब यहां पर देखिए एक्स बी का मूल अंश यहां पर क्या है 0 है, तो वाष्प दाब भी 0 होगा। और इस अक्ष पे देखिए अवयव बी का मूल अंश क्या है, अधिकतम है, तो इस पर वाष्प दाब भी अधिकतम होगा, पी भी होगा। तो इन दोनों को मिला दो, यहां इन दोनों को मिला देंगे तो ये वाली ऐसी लाइन जाएगी। इसे ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी को। ठीक है, अब इन दोनों पी बी और पी ए और पी बी को मिला दो, ये इनका क्या दिखाएगा, योग दिखाएगा। क्या हो जाएगा, पी कुल को दिखाएगा, पी कुल बराबर पी ए प्लस के पी बी, इसको दिखाएगा जी। तो ये होता है आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ। समझ गए होंगे, फिर दोबारा समझ लीजिए आदर्श विलयन के लिए ग्राफ, यानी हमें मूल अंश और वाष्प दाब के सापेक्ष हमें क्या दिखाना है, ग्राफ दिखाना। इधर भी वाष्प दाब है और इधर भी वाष्प दाब है। अवयव हमारे दो हैं, इधर अवयव ए है, इधर अवयव बी का है। तो देखिए जब अवयव एक का मूल अंश अधिकतम है तो इसका वाष्प दाब भी अधिकतम होगा। जब अवयव बी का अवयव बी का मूल अंश सबसे कम है 0 है, तो इसका वाष्प दाब भी 0 होगा। इस अक्ष पे देखिए अवयव ए का मूल अंश यहाँ पर 0 है, तो वाष्प दाब भी 0 है। अवयव बी का मूल अंश 1 है, अधिकतम है, तो इसका वाष्प दाब भी अधिकतम है। अगर इनके अक्षों को मिला दें तो इस प्रकार ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया आदर्श विलयन, नेक्स्ट आएगा आप अनादर्श विलयन। कौन सा आएगा, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, देखिए अनादर्श विलयन क्या है, यानी ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, नहीं करता हो, तो वह अनादर्श विलयन कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। तो देखिए इसके गुण क्या हो जाएंगे, नंबर 1 राउल्ट के नियम का पालन करता हो, यानी पी ए इज इक्वल टू क्या हो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए होना चाहिए, पी बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी होना चाहिए, और पी कुल बराबर क्या होना चाहिए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी होना चाहिए। तो वो क्या होगा, अनादर्श नहीं होना चाहिए। अनादर्श है ना, होना चाहिए नहीं, नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या लगाना है, इज नॉट, इस तरीका से, यानी इनके बराबर ये नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, अनादर्श विलयन होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, अवयवों का जो कुल आयतन है, दोनों अवयवों को मिलाने पर जो उस विलयन का आयतन है, मिक्सिंग, डेल्टा बी मिक्सिंग बराबर क्या है,
यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, जो एंथैल्पी परिवर्तन है, दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन है, डेल्टा एच मिक्सिंग है, उसका मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या तो वो ऊष्मा उत्सर्जित करता हो, यानी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया दिखाता हो, या ऊष्मा शोषी दिखाता हो। ठीक है भाई। चौथा पॉइंट है, दोनों अवयवों का जो आकर्षण है, यानी अवयव ए का आकर्षण और अवयव बी का आकर्षण ए बी के विलयन ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है तो वो अनादर्श विलयन है। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो करेगा तो वो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। कैसा विलयन कहलाएगा, अनादर्श विलयन। इसके देखिए, अनादर्श विलयन की आपने कंडीशन देख ली, अनादर्श विलयन की कौन कौन सी कंडीशन है। ठीक है, मैंने आपको चारों कंडीशन इसके लिए बता दी। अब कंडीशन अनादर्श विलयन देखिए 2 प्रकार का होता है। अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है, यानी 2 प्रकार का विचलन प्रदर्शित करता है। अनादर्श विलयन 2 प्रकार का विचलन प्रदर्शित करेगा। कौन सा, पहला है धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक। कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आप लिख सकते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। और दूसरा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। तो देखिए, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला कौन सा होगा और ऋणात्मक। तो पहली कंडीशन में आपको बता रहा, कौन सा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। कंडीशन क्या है, देखिए नंबर 1, पहली कंडीशन है कि यह विलयन जो अवयवों का वाष्प दाब है, यानी P अधिक होना चाहिए। अवयव का वाष्प दाब, विलयन के अवयव का वाष्प दाब उसके मूलांश या शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, XA। ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन, इसके यहाँ दूसरा पॉइंट आएगा, यानी अवयव बी का वाष्प दाब भी उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूलांश, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूलांश के गुणनफल के क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तीसरा आ जाएगा इसका, यानी दोनों अवयवों को अगर जोड़ दिए जाए PA प्लस के PB, यानी P कुल आप लिख दो, आप यहाँ पर क्या आ जाए, P कुल बराबर P कुल, यानी विलयन का जो वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब है, इन दोनों के कुल वाष्प दाब से क्या सा होना चाहिए, कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, सॉरी, प्लस के P0B इंटू XB। ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन कौन सी है, पहली। दूसरी कंडीशन कौन सी है, इन दोनों अवयवों का जो आयतन है, आप कह सकते हैं डेल्टा V मिक्सिंग। डेल्टा V मिक्सिंग बराबर कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ऐसे ही, यानी धनात्मक क्या होगा, धनात्मक उसे कहते हैं, उसका आयतन कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। डेल्टा H मिक्सिंग, एंथैल्पी परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ऐसा होगा
धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला होगा। चौथी कंडीशन क्या है, यानी अवयव ए और बी का, यानी अवयव ए और बी यानी विलयन का जो अवयव दोनों अवयव ए और बी का जो विलयन है और विलयनों के मध्य जो आकर्षण है वो विलयन का आकर्षण अधिक होना चाहिए किसकी अपेक्षा, अवयव ए और अवयव बी की अपेक्षा ये अधिक होना चाहिए। तो वो क्या होगा, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला होगा। इसका ग्राफ देख लीजिए, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये क्या दिखा रहा है, वाष्प दाब दिखा रहा है, वाष्प दाब। ये क्या दिखा रहा है, मोलेंस। ठीक है भाई। अब देखिए जब अवयव एक का मोलेंस क्या है, अधिकतम है, तो वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिकतम होगा। यहां पर देखिए अवयव ए का वाष्प दाब, अवयव ए का मोलेंस क्या है 0, तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा, 0 होगा। इन्हें मिला दो हम इस तरीका से। ठीक है, अवयव बी का मोलेंस क्या है 0 है, तो वाष्प दाब भी 0 होगा। और यहाँ पर अवयव बी का मोलेंस 1 है, अधिकतम है, तो इसका वाष्प दाब भी यहाँ पर क्या होगा, अधिकतम होगा। इसे मिला दो तो ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए को, और ये दिखा रहा है पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी को। इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या दिखाएगा, पी कुल को दिखाएगा। पी कुल बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसको दिखाएगा। अगर ये धनात्मक विचलन कर रहा है तो हम इसके ग्राफ को कैसे बना देंगे भाई, ऊपर उठा हुआ ऐसे। ठीक है, ऐसे ही इसका ग्राफ उठा देंगे इस तरीका से, और इसी प्रकार इसका भी ग्राफ ऐसे उठ जाएगा। इसका मतलब है ये क्या है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए दूसरा आएगा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। पहले हमें धनात्मक विचलन, अब देखिए ऋणात्मक विचलन क्या देखना है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। देखिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है, तो कंडीशन देखिए नंबर 1, यानी ऋणात्मक विचलन कौन से होते हैं, जो दो अवयव, यानी राल्ट के नियम का है, मैंने आपको बताया था कैसा होना चाहिए, अवयवों का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में और मोल अंश के गुणनफल के वाष्प दाब से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, दूसरी कंडीशन कौन सी इसकी, अवयव बी के लिए पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और तीसरी कंडीशन इसकी बन जाती है कि दोनों अवयवों का जो वाष्प दाब का योगफल है वो भी कम होना चाहिए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इनके योगफल से। ठीक है, ये तो है इसका पहली कंडीशन। दूसरी देखिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों अवयवों का, अगर दोनों अवयवों को, भाई दोनों अवयवों को मिलाते हैं तो मिलाने पर उसके आयतन में क्या आ जाए, कमी आ जाए, उस क्या बोलेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग बड़ा इज नॉट, क्या बोलेंगे लेस देन हो जाएगा, काय हो जाएगा माइनस में। या आप कह सकते हैं कि इनका जो मान है, क्योंकि ऋणात्मक विचलन है, तो आप कह सकते हैं कि जो दोनों अवयवों को मिलाने पर उसका आयतन में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए, इस तरीका से। तीसरा पॉइंट है
दोनों अवयवों को मिलाने पर उसमें एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग का मान भी क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। इसका मतलब है ये ऊर्जा अवशोषित करने ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले होने चाहिए। ठीक है। चौथा है अवयव ए और अवयव बी का जो आकर्षण है वो विलयन के आकर्षण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। विलयन के आकर्षण से क्या होना चाहिए, यानी विलयन का आकर्षण इनके आकर्षण से अधिक होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है। तो ये कंडीशन है तो वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। समझ में आ गया होगा। यानी ऋणात्मक विचलन के लिए 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है राउल्ट के नियम का, क्या करता हो, यानी 2 अवयव हैं, पहले अवयव का वाष्प दाब उनके मोल अंश और शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरे अवयव का वाष्प दाब उनके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल अंश से कम होना चाहिए। उन दोनों अवयवों का वाष्प दाब का योगफल भी कम होना चाहिए उनके उनके मूलांश और शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के योगफल से। और उन दोनों अवयवों को अगर मिलाया जाए तो मिलाने पर उसके आयतन में कमी आनी चाहिए। जो उनकी एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। और अवयव ए का आकर्षण, अवयव बी का आकर्षण क्या होना चाहिए, विलयन के आकर्षण से कम होना चाहिए। तो वो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ देखो, ग्राफ क्या बनेगा, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ। ये हमारा मूलंश दर्शाएगा नीचे, मूलंश, और ऊपर क्या दर्शाएगा, वाष्प दाब। वाष्प दाब दोनों ही क्या दर्शाएंगे, वाष्प दाब को दर्शाएंगे। अब देखिए जब हमारे अवयव ए का मूलांश क्या था, अधिकतम था, तो इसका वाष्प दाब भी क्या था, अधिकतम था। ठीक है। इधर देखिए जब अवयव ए का मूलांश क्या है, बहुत कम है यानी 0 है, तो वाष्प दाब भी इस पर 0 हो जाएगा। दोनों को क्या कर दो भाई, मिला दो। इस तरीका से हम दोनों को मिला देंगे ये। ठीक है। ऐसे ही जब अवयव बी का मूलांश क्या था, यहाँ पर 0 था, तो वाष्प दाब भी 0 था। और इधर अवयव बी का मूलांश क्या है, अधिकतम है, तो इसका वाष्प दाब भी क्या है, यहाँ पर अधिकतम है। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरीका से हम मिला देंगे इनका। ठीक है। और पी ए का वाष्प दाब हो गया या पी बी का वाष्प दाब, तो ये दिखाएगा कुल वाष्प दाब को। किसको दिखाएगा, कुल वाष्प दाब को। तो हम कह सकते हैं ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए के मान को दिखा रहा है। और ये क्या दिखा रहा है, पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी के मान को दिखा रहा है। और ये इनके योगफल के दिखा रहा है, पी कुल बराबर पी ए प्लस के पी बी को दिखा रहा है। ठीक है। अब देखिए ऋणात्मक विचलन है, इसका मतलब इसका योगफल कैसा हुआ, कम होना चाहिए। तो इसका कर्व ऐसे बन जाएगा, इसका भी मान कम होना चाहिए, तो इसका कर्व ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही इसका कर्व ऐसे नीचे झुकते हुए इसके कर्व बन जाएंगे। तो ये दिखा रहा है ऋणात्मक विचलन के लिए। ठीक है। ये इसका ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गया होगा ग्राफ। अब देखिए उदाहरण क्या है इसके, 4 एग्जाम्पल ऋणात्मक विचलन के उदाहरण। देखिए 4 एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण, दूसरा क्लोरोफॉर्म व बेंजीन का मिश्रण, तीसरा जल और HCl का मिश्रण, चौथा है जल और HNO3 का मिश्रण। अगर पांचवा लिखना चाहें तो पांचवा लिख सकते हैं, एसीटोन व ईथर का मिश्रण। किसका, ईथर का मिश्रण। तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा ऋणात्मक विचलन। तो ये आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, आदर्श विलयन उसे कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो। किस पर, ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों पर अगर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वह विलयन क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है
ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों पर, तो वह विलयन क्या कहलाएगा? ऋणात्मक, सॉरी, अगला क्या कहलाएगा? कहलाएगा अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, इस तरीका से आदर्श और अनादर्श विलयन दोनों मैंने कंप्लीट करा दिए। आगे चलते हैं, आगे आएगा अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या आएगा? अणुसंख्यक गुणधर्म। नेक्स्ट टॉपिक हम चालू कराने वाले हैं आपको अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से न्यूमेरिकल बेस पूछ लेता है, कभी प्रवासा बेस भी पूछ लेता है। देखो अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्म कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? देखिए ये चार होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या चार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? चार। किसे कहते हैं? यानी ऐसे गुणधर्म जो केवल विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। यानी हम कह सकते ऐसे गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म जो केवल विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर, ना कि उसकी प्रकृति पर, तो उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी ऐसे गुणधर्म जो केवल विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। वह प्रकृति कोई भी हो, भले ही वो गैस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो। अब कितने विलय के अणु घुल रहे, कितने नहीं घुल रहे, वो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्हीं को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक होता है आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन। आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दा। परासरण दा। तो ये चार प्रकार के कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म है, जिनको हमें पढ़ना है। ये चारों ही विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर। देखिए आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन, ये मैंने राउल्ट के नियम से आपको बता दिया था। क्या बताया था राउल्ट के नियम से? पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर होता है एक्स ए, एक्स बी के। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम में मैंने बताया था आपेक्षिक वाष्पदाब के वाष्पदाब का अवनमन, ये आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन कहलाता है, जो अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होता है। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या है? यहां पर उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या है? वृद्धि। यानी विलयन के विलायक की अपेक्षा विलयन के क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है, वो कहलाता है उन्नयन। उसके क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, और ये अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी।
अवनमन मतलब अवनमन, अवनमन मतलब होता है कमी, कि उसके विलायक की अपेक्षा विलयन के हिमांक में कितनी कमी हो रही है, वो उसका हिमांक में अवनमन कहलाता है। परासरण दाब, परासरण दाब यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो अतिरिक्त बाहर दाब डाला जाता है वो परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, चलते हैं, प्रत्येक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखिए मैं डाल देता हूं इसे। तो अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। कौन सा है? पहला है आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन। देखिए आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन क्या? देखिए आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन क्या है? अवाष्पशील ठोस के लिए आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। मोल अंश के बराबर होता है। मोल अंश के यहां लिख रहा हूं बराबर होता है। जैसे पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर किसके हो जाएगा? बराबर किसके हो जाएगा? एक्स बी के। ठीक है, ये आपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन कहलाता है। यहां पर एक्स बी क्या है? ये राउल्ट के नियम से आपको मैंने बता दिया, राउल्ट के नियम से है। किसके? राउल्ट के नियम से। यहां एक्स बी बराबर है अवाष्पशील विलय का मोल अंश, मोल अंश। पी नॉट ए क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। पी एस क्या है यहां पर? विलयन का वाष्पदाब। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि एक्स बी बराबर होता है क्या? एक्स बी बराबर होता है एन बी, एन बी अपॉन के एन ए प्लस के एन बी, क्योंकि एक्स बी क्या है? विलय का मोल अंश है, और मोल अंश बराबर क्या होता है? एन बी अपॉन के एन ए प्लस के एन बी। ठीक है, अब देखिए यदि विलयन हमारा कैसा है? तनु है। यदि विलयन तनु है तो एन बी का मान बहुत ही कम होगा, इधर लेस देन किससे? एन ए से। इसलिए एन बी के मान को छोड़ने पर एन बी के मान को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तनु विलयन के लिए, भाई तनु विलयन के लिए विलय के मोल अंश में जो विलय की मोलों की संख्या होती है वो क्या होती है? ना के बराबर। भाई विलयन में कोई विलयन बनना है, उसमें विलायक ज्यादा हो जाएगा, विलय बहुत ना के बराबर है। भाई 1 लीटर अगर विलायक है, कोई जल है, और उसमें 100 ग्राम चीनी घोल दो, या सॉरी 10 ग्राम चीनी घोल दो, तो उस 10 ग्राम चीनी की कोई पता ही नहीं पड़ेगा उसमें घुली है या नहीं घुली है। तो वो उसकी मात्रा क्या होगी? ना के बराबर होगी। इसलिए यहाँ पर तनु विलयन में एन बी के मान को क्या कर देते हैं? नगण्य मान लेते, छोड़ देते हैं।
तो क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन के एन ए। भाई एन बी के मान को हम छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाए, एन बी अपॉन एन ए, ये बन जाएगा। अब इस मान को हम कहाँ रख दें, इस मान को रख दीजिए पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर एक्स बी की जगह पर, तो एन बी अपॉन के एन, ये बन जाएगा। हम जानते हैं चूंकि एन बी बराबर होता है, अगर यदि इनके भार अनुभार हो तो क्या होगा, एन बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन के एफ बी, और एन ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन के एम ए, एम ए। इनका मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी, एन बी का मान रख देंगे, एन ए के यहाँ पर एन ए का मान रख दो, डब्ल्यू ए अपॉन के एम ए। तो देखो ये तो पहुंच जाएगा यहाँ ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस के पी एस अपॉन के पी नॉट ए बराबर, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो ना हो जाएगा नीचे, डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी गुणा के एम ए अपॉन के एम ए अपॉन के डब्ल्यू ए, क्योंकि ये ऊपर पहुंच जाएगा तो डब्ल्यू ए नीचे रह जाएगा, एम ए ऊपर पहुंच जाएगा, और ये ऐसे रहेगा डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है भाई, डब्ल्यू बी यहाँ पर क्या है, यहाँ डब्ल्यू बी बराबर है विलेय का भार या विलेय की मात्रा, ग्राम में होता है, और एम बी क्या है, विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार, इसकी क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है भाई, और एम ए क्या है यहाँ पर, एम ए है विलायक का अणुभार, और डब्ल्यू ए क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू ए है विलायक का भार, विलायक का भार। इस तरीके से ये तो हो गया अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं, मैं लास्ट में इनके न्यूमेरिकल कराऊंगा। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए कोई हम विलायक लेते हैं, ये इसमें हमने विलायक लिया, विलायक है, और इसमें कोई आवासशील विलेय बोल दो, आवासशील विलेय। जब हम इसमें आवासशील विलेय घोलेंगे तो आवासशील विलेय घोलने पर इस विलायक के क्वथनांक में क्या हो जाएगी, विलायक के क्वथनांक में, विलायक का क्वथनांक में तो कमी होती है भाई, थोड़े से कौन इसके क्वथनांक में ये अधिक गैस बनती है, यानी वाष्प दाब इसका अधिक हो जाएगा, वाष्प दाब अधिक हो जाएगा तो भाप ज्यादा बनेगी। जब अवाष्पशील विलेय बोल देंगे तो विलयन का जो क्वथनांक है उस क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी तो उसका क्वथनांक ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, जिससे वो भाप बनेगी। ठीक है, अब सबसे बात आती है कि क्वथनांक क्या होता है। यहाँ पर क्वथनांक होता क्या है, देखिए क्वथनांक क्या होता है, सबसे मेन है क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या है, क्वथनांक देखो क्वथनांक क्या होता है, यहां पर देखिए ये वायुमंडलीय दाब है हमारा, वायुमंडलीय मंडलीय दाब, यानी यहां पर क्या वायुमंडल है। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, यहाँ पर इसे हीट कर रहे हैं,
तो इसका क्वथनांक इतना बढ़ता जाए कि वो इसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। यानी हम कह सकते हैं किसी विलयन का वह ताप जो उसकी वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाए, यानी उसका ताप विलयन का किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय ताप दाब के बराबर हो जाए, तो वह उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। यानी वह ताप उस विलयन का क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। समझ में आ गया ना क्वथनांक। अगर देखो जल है तो जल तो जल्दी उबल जाएगा, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो जल्दी उबल जाएगा। अगर उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला दो, जैसे हमने इसमें नमक मिला दिया, तो नमक क्या करेगा, नमक उस विलायक की जो जो भाप में कन्वर्ट हो रहा है, उस विलायक की जो वाष्प दाब है अधिकतम है, उस विलायक के वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, कम कर देगा। तो उसे और टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या होगा, फिर दोबारा वो वाष्पित होगा। ठीक है, तो ये इस तरीका से यहाँ पर विलायक का क्वथनांक हो जाएगा और इतना क्या आ जाएगा, विलयन का क्वथनांक। अब देखिए विलयन का क्वथनांक बढ़ रहा है, विलायक की अपेक्षा विलयन का क्वथनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब विलयन का क्वथनांक विलायक की अपेक्षा बढ़ रहा है, तो यही तो कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। किसमें वृद्धि हो जाए, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। चलिए लिखते हैं कैसे, समझो भाई। देखो ये है, ये वायुमंडल है एटीएम, ठीक है, ये इसका वाष्प दाब हो जाएगा, इसके वाष्प दाब के बराबर हो जाए, डेल्टा पी के बराबर। अब यहां पर हम पहले तो हीट कर रहे हैं किसी जल को, हमने लिया जल, जल को हीट करा तो वो जल तो इतने पर ही क्या हो गया, उबल गया, उबलने लगा, उबलने लगा। ठीक है, जल का क्वथनांक तो यहां पर ये आ गया, ये क्या हो गया, शुद्ध जल है तो टी नॉट भी हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया तो विलयन बन गया, ये हमारा कोई विलायक हो गया, विलायक। और आपने इसमें क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया तो विलयन बन जाएगा। अब इसे उबालेंगे तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ इतने पर जाकर आएगा। इसका मतलब इसे हम कितने पर गर्म करेंगे, यहाँ पर गर्म करेंगे, तो ये विलयन का क्वथनांक है। अब देखो यहां से इधर तो ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, ये वाष्प दाब बढ़ रहा है। ठीक है, अब भाई अगर वाष्प दाब देखा जाए यहां से, तो ये तो क्या है, यहां पर देखो ये तो विलयन का वाष्प दाब हो गया, ठीक है, यहां तक इस पर, और ये इसका क्या हो गया। अब देखो ये क्या है, बात विलयन का वाष्प दाब हो जाए, विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाती है भाई, विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और कमी आ जाती है, ये तो विलयन का विलायक का वाष्प दाब हो गया, ये विलयन सॉरी विलयन का वाष्प दाब, जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इनके क्वथनांकों में जो अंतर आएगा वही क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। अब देखिए ग्राफ द्वारा मैं आगे बताऊंगा, फिर दोबारा ग्राफ बनाऊंगा, समझ में आ गया होगा किस तरीका से। ठीक है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। किसमें वृद्धि होना, विलयन के क्वथनांक में, यानी विलायक की अपेक्षा विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होना। देखिए क्वथनांक में उन्नयन, देखो कैसे लिखते हैं इसे, किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर, विलय घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक विलायक की अपेक्षा बढ़ जाता है, की अपेक्षा बढ़ जाता है। इसी को
इसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे दर्शाते हैं? डेल्टा टीबी से। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा, यदि यहां मान लेते हैं, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट बी तथा विलयन का क्वथनांक टीबी हो तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस के टी नॉट बी, ये हो जाएगा। यानी विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक में जो अंतर होगा वही क्या कहलाता है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? टीबी माइनस के टी नॉट बी। अब इसका ग्राफ देखिए क्या बनेगा। ग्राफ देखो, ये इधर नीचे दिखाएगा ताप में वृद्धि को। क्या दिखाएगा? ताप में वृद्धि। इधर तो दिखा रहा है ताप में वृद्धि को केल्विन में। ठीक है, ऊपर दिखा रहा है वाष्प दाब। ये इसका क्या है? वायुमंडलीय दाब है। एक वायुमंडलीय दाब मान सकते हैं इसे। अब देखिए, हम शुद्ध विलायक को गर्म करते हैं तो वो शुद्ध विलायक इस तरीका से गर्म होता होता यहाँ पर आकर वायुमंडल के बराबर इसका क्वथनांक हो जाता है। यानी जैसे इसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो ये भाप में बदल जाएगा। ये क्या है? कोई विलायक है। क्या है? विलायक। हमने ये ले लिया विलायक ए। ठीक है, तो इसका क्वथनांक कितना हो गया? इस ताप पर इसका क्वथनांक कितना हो गया? इसका क्वथनांक हो गया टी नॉट बी, क्योंकि शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम किससे दर्शाते हैं? टी नॉट बी से। अब हमने क्या किया, इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय बी घोल दो। क्या कर दो? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलयुक्त विलयन बन जाएगा। तो ये तो विलयन हो जाएगा, हमने बी घोल दिया। जब बी घोल देंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा? ऐसे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और कब तक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा? यहाँ पर आकर, इस ताप पर आकर इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ तक इसका टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। विलायक के लिए इतना दिया और विलयन के लिए इतना देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? विलयन का क्वथनांक हो गया टीबी। ठीक है, अब ये यहां पर अगर दिखाया जाए तो ये वाष्प दाब दिखाएगा, दोनों के मध्य का डेल्टा पी वाष्प दाब है। यहां पर देखिए, इन दोनों के क्वथनांकों में जो अंतर होगा उसे हम कहते हैं डेल्टा टीबी। और हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा, क्योंकि विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, ज्यादा में से कम घटा दो, टी बी माइनस के टी नॉट बी। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीका से। ये क्या है? कोई अवाष्पशील विलय हमने बी को घोल दिया है, तब ये बन रहा है। तो इस तरीका से ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है भाई, या तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, मिटाल देता हूं मैं। क्वथनांक का उन्नयन हो गया। अब देखिए, संबंध पूछ लेता है कभी कभी
क्वथनांक के उन्नयन और मूल अंश में क्या संबंध है? तो देखिए, डेल्टा टी बी व डेल्टा टी बी और अवाष्पशील विलेय का अणुभार, अवाष्पशील विलेय का अणुभार में संबंध, क्या संबंध बनेगा? संबंध बनेगा कि क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल स्मॉल एम, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम। यहां पर के बी क्या है? यहां के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसे? मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक। एम क्या है? यहां पर मोललता है। एम क्या है? मोललता। और मोललता बराबर हम जानते हैं, चूंकि मोललता बराबर होता है क्या? डब्ल्यू बी अपॉन के एम बी गुणा के डब्ल्यू ए एन ग्राम। जब ग्राम में है विधायक का भार तो यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस मान को इसमें दे दो, समीकरण 1 हो जाएगा। यहां पर लिख देता हूं, समीकरण 1 में एम का मान रखने पर तो रख दीजिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी गुणा के डब्ल्यू बी अपॉन के, एक ही सीध में, डब्ल्यू बी गुणा के 1000 बटे क्या आ जाएगा? एम बी गुणा के डब्ल्यू ए एन ग्राम। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है भाई, यहां डब्ल्यू बी बराबर क्या है? विलेय की मात्रा है, विलेय का अणुभार है। एम बी क्या है? विलेय का अणुभार। और डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का भार, विलायक का। के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो ये तो हो गया डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक के उन्नयन और अवाष्पशील विलेय के अणुभार में संबंध। इस सवाल से न्यूमेरिकल बनते हैं, सॉरी इससे फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से क्या बनते हैं? सवाल आते हैं। एक सवाल तो 100% आना ही आना है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? केबी को मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसके नाम पता होना चाहिए। केबी का मान मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। डेल्टा टीबी को हम क्या दिखाते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ये आपके नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछ लेता है मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताइए, कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक, के डी। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? देखिए, जब किसी 1000 ग्राम के विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, तो
विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, यानी उन्नयन हो जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, एक मोल की वृद्धि हो जाती है। विलयन के क्वथनांक में एक मोल वृद्धि हो जाती है तो उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यानी जब किसी 1000 ग्राम के विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है, एक मोल, यहाँ पर एक मोल अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में एक मोल वृद्धि हो जाती है तो उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक मोल वृद्धि हो जाएगी तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे इसे। हाँ भाई, इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं, केबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी जब किसी 1000 ग्राम के विलायक में एक मोल अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो उस विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उस वृद्धि को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गया क्वथनांक में उन्नयन, समझ में आ गया होगा क्वथनांक में उन्नयन। अब आता है हिमांक में अवनमन। नेक्स्ट आएगा हिमांक में अवनमन। इनके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं लास्ट में जाकर, सबके न्यूमेरिकल होंगे। अगला है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन ये कौन सा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा भाग, हिमांक में अवनमन। हिमांक का मतलब होता है जमुना। हिमांक का मतलब क्या होता है? जमुना। क्वथनांक का मतलब होता है वाष्पित होना, भाप में बदलना। ठीक है, किसी जैसे बर्फ को हम जमाते हैं फ्रीजर में रखकर तो उसका हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है? ठोस में कन्वर्ट हो जाती है। द्रव से किसमें? ठोस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही क्या कहलाता है? हिमांक। यानी किसी विलयन के हिमांक में विलायक की अपेक्षा कितनी कमी हो रही है, वही कमी हिमांक में अवनमन कहलाता है। तो देखिए, जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो उसके तो उसके वाष्प दाब में कमी के साथ विलयन के क्वथनांक में कमी हो जाती है। क्वथनांक में कमी हो जाती है। इसी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट एफ है तो विलयन का
हिमांक टी एफ होगा, टी एफ होगा, तब डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस के टी एस, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए इसके ग्राफ के अनुसार, ये यहां पर दाब दिखा रहा है, ये यहां पर ताप दिखा रहा है, ठीक है भाई। ये इसका वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडल। देखिए जब हम किसी शुद्ध विलायक को, यहां पर शुद्ध विलायक ले लिया हमने ए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रीजर में रखकर इसे ठंडा कर रहे हैं, तो इसका धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता आएगा इस तरीका से इसका टेम्परेचर ऐसे गिरता चलाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो बिल्कुल ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर कहाँ हो जाएगा? ठोस में कन्वर्ट। भाई इस ताप पर ये क्या हो रहा है? ठोस में कन्वर्ट हो रहा है। यहां तक तो क्या था, वो यहां तक द्रव था, क्या था? ये द्रव अवस्था में था। अब यहां पर आकर क्या हो गया? इस पर ठोस हो गया, तो इससे कितना टेम्परेचर इसका गिरा? ये कहलाता है टी नॉट एफ, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, कोई अवाष्पशील विलेय ले लिया, विलेय बी मिला दिया इसमें, हमने क्या मिला दिया? बी। अब इसे हम, इसके टेम्परेचर जब गिरता है तो इस तरीका से ये आता है, गिरता हुआ आएगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि गिरकर ये इस स्थिति पर मिल जाएगा, यानी ऐसे मिल जाएगा। और यहां पर थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, छोटा बनना है, दिखेगा नहीं, एक मिनट भाई। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ताप, और इधर से आएंगे ताप कम होगा 0 तक। भाई यहाँ पर शुद्ध विलायक है, तो इसका ताप कैसा हो रहा है? गिर रहा है, और एकदम गिरकर कहाँ जाता है? 0 हो जाता है, तो यहाँ पर ये सॉलिड बन जाता है। यहाँ तक क्या था? ये लिक्विड था, ठीक है। अब इस विलेय को, अब यहाँ पर हमने इस विलेय को ऐसे, तो ये यहाँ का क्या ठंडा होगा, चिल्ड होगा, फिर यहाँ पर आकर ये बदल जाएगा। ये इसका टेम्परेचर हो गया, कितना गिरा। शुद्ध विलायक का है तो टी नॉट एफ हो जाएगा, ये विलयन का है तो टी एफ हो जाएगा। अब इन दोनों में कितनी कमी आ रही है भाई? शुद्ध विलायक के में से अगर विलयन का घटा, तो क्या शुद्ध विलायक का ज्यादा है टेम्परेचर है, ठीक है, यानी इतने टेम्परेचर पर ये गिर रहा है, और विलयन का इतने पर, ठीक है भाई। तो यहाँ डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस के टी एफ, ये इसके कमी आ जाएगी, विलयन के हिमांक में कमी आ जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं, जिसे टी डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। हिमांक और अणुभार में संबंध, यानी जो हिमांक का अवनमन है और अवाष्पशील विलेय का अणुभार में, उसमें क्या संबंध है? डेल्टा टी एफ व स्मॉल एम में संबंध, क्या संबंध होगा? अणुभार, सॉरी एम बी, यहां पर लिखेंगे एम बी, यानी अवाष्पशील विलेय का अणुभार है। तो हम जानते हैं डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल होता है मोललता के, और डेल्टा टी एफ इजिकल टू हो जाएगा के एफ इंटू मोललता, समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। यहां के एफ क्या है? हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक, हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। और स्मॉल एम क्या है? यहां पर मोललता है, मोललता।
तो हम जानते हैं मोललता बराबर क्या होता है। मोललता बराबर होता है WB/के बटे WB/MB। बटे में क्या आ जाएगा, या ऐसे लिख दो इसे, WB/के गुणा के WA। इन ग्राम में है, और जब ग्राम में है तो यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा। इसका मान इसमें रख दीजिए। M का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। डेल्टा TF इजिकल टू KF गुणा के WB गुणा के 1000 बटे, यहाँ पे ये B है WB, नीचे क्या आ जाएगा MB गुणा के WA इन ग्राम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यहां WP बराबर क्या है, विलेय का भार है, ग्राम में होता है। MB बराबर विलेय का अणु भार है, ग्राम प्रति मोल होता है। और WA क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। ये किस में होता है, किलोग्राम में होता है। किलोग्राम करने के लिए यहाँ पर 1000 का गुणा कर देते हैं। इस तरीका से हिमांक में अवनमन हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा हिमांक में अवनमन। इसी के आधार पर हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसकी भी कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, तो ये भी मोस्टली है। हाँ भाई, क्या हिमांक में अवनमन, हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। जैसे हमने क्वथनांक के मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा बताई थी, वैसे ही इसकी परिभाषा बनेगी। ठीक है, हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, किसी विलायक की 1000 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है, जो कमी होती है उसे हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, KF। तो ये हो गया हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है भाई, यानी किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ का अगर 1 मोल बोल दें, तो 1 मोल बोलने पर उस पदार्थ के, यानी उस विलयन में हिमांक में जो कमी हो जाए, उसके हिमांक में जो कमी हो जाए, उस कमी को ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, जिसे KF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो था अनुषंग गुणधर्म तीसरा, हिमांक में अवनमन। अब इसका अनुषंग गुणधर्म में अगर चौथा आता है तो क्या है, परासरण दाब है। परासरण दाब को हम पहले परासरण बताएंगे। परासरण क्या है, देखिए परासरण, परासरण क्या होता है, परासरण समझिए। देखो परासरण, ये हमारा कोई पात्र है इस तरीका का, इसमें एक क्या लगी हुई है, कीस नली लगी हुई है जल भरने के लिए, और इसके बीच में क्या है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। इसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली।
सेमी परमेबल, ठीक है, ये अर्ध पारगम झिल्ली है। यहां से हमने क्या, ये विलयन भरा होता है, इसमें क्या भरा हुआ है, विलयन, और इधर भरा होता है विलायक। ये केस नली है, इसमें विलायक है और इसमें विलयन है, ठीक है। अब देखिए, जहां विलायक होता है उसकी सांद्रता कम होती है, कम सांद्रता वाला होता है, कम सांद्रता, ये आप कह सकते हैं निम्न सांद्रता। क्या कह सकते हैं, निम्न सांद्रता। और जो विलयन होता है वो उसकी हाई सांद्रता हो जाती है, उच्च सांद्रता हो जाती है, क्योंकि उसमें विलय और विलायक दोनों होते हैं। ये उच्च सांद्रता वाला विलयन होता है। भाई विनायक है वो निम्न सांद्रता वाला विलयन विलायक होता है पदार्थ, और जो विलयन है वो उच्च सांद्रता वाला पदार्थ होता है, ठीक है। तो कैसे कहेंगे पराश्रय दाब, यानी किसी विलयन में, किसी विलयन में विलायक के कण निम्न सांद्रता से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होने की क्रिया परासरण क्रिया कहलाती है, या परासरण कहलाता है। परासरण क्या है, यानी विलायक के कण निम्न सांद्रता से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा कहा जा रहे हैं, उच्च सांद्रता में, विलयन के अंदर जा रहे हैं। किसके द्वारा जा रहे हैं, कोई दाब के द्वारा नहीं, अपने आप स्वतः ही जा रहे हैं। तो स्वतः ही जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं जब विलायक के कण, विलायक के कण अर्ध पारगम्य, पारगम्य झिल्ली द्वारा, जब विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता के विलयन से, विलयन से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर, विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने की क्रिया, होने की क्रिया क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है, परासरण कहलाता है। यहां से देखो, ये विलायक के कण इधर आ रहे हैं विलयन की तरफ, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अपने आप स्वतः आ रहे हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, परासरण क्रिया कहलाती है, परासरण कहलाता है। तो समझ में आ गया हो गया परासरण क्या होता है। देखिए परासरण, अब इसके बाद आता है परासरण दाब। क्या आता है, परासरण दाब। इस चित्र को मैं डाल देता हूं क्योंकि परासरण दाब इसी से रिलेटिव है। इसका चित्र बनाता हूं परासरण दाब का। ये कोई पात्र होता है और इस पात्र में इस तरीका से खींच नली होगी, इस तरह ये खींच नली होती है, और यहां बीच में क्या लगा होती है, अर्ध पारगम झिल्ली। इधर एक पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है, पिस्टन। इसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टन कहते हैं। इस पर एक दाब मापी होता है, दाब को मापने वाला, प्रेशर दाब मापी। इस पर अंक लगे होते हैं, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं इसे।
ये इस तरीका से इस पर घड़ी जैसी संरचना होती है। ये तो इसे बोलते हैं दाब मापी, दाब मापी। और यहां पर पिस्टन होता है। जब इधर क्या होता है, इधर बड़ा होता है विलयन। क्या बड़ा होता है, विलयन। विलयन। और इधर बड़ा होता है विलायक। विलायक, ठीक है भाई। और ये क्या, अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली, ये अर्ध पारगम झिल्ली होती है। देखो, जब पराशरण की क्रिया होती है, यानी इसमें से विलायक, ये केस नली होती है, केस नली। जब आपने देखा होगा, जब विलायक के कण पराशरण की क्रिया होती है इसमें, तो विलायक के कण विलयन में आने लग जाते हैं। इस तरीके से ये इस विलयन में आने लग जाते हैं, ठीक है। वैसे विलायक के कण छोटे होते हैं, विलय के कण बड़े होते हैं। तो ये इस तरीके से विलायक के कण इसमें आने लग जाते हैं, जिससे इसका स्तर क्या हो जाता है, केस नली का स्तर गिर जाता है। सपोज कीजिए यहां तक आ जाता है। इस स्तर को, विलायक के स्तर को पहुंचाने, पहले स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, इस विलयन पर पिस्टन द्वारा दाब डालती है। कितना दाब डालते हैं, कि उतना दाब डालते हैं कि यहां से निकलकर विलायक कहाँ आ जाए, उसी स्थिति पर आ जाए, अपनी पहली स्थिति पर आ जाए। जो पहली स्थिति, जैसे ही अपनी पहली स्थिति पर आता है, उस दाब को, वहीं पिस्टन को रोक देते हैं और दाब मापी के द्वारा उस दाब को पढ़ लिया जाता है कि कितना दाब डाला गया है। उसी दाब को कहते हैं परासरण दाब। तो क्या होता है, परासरण दाब। हम कह सकते हैं परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर पिस्टन द्वारा डाला गया अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब को किससे दर्शाते हैं, पाई से, ठीक है। अब देखिए, परासरण दाब ताप और सांद्रता के कैसा होता है, समानुपाती होता है। परासरण दाब सांद्रता निश्चित ताप पर, परासरण दाब निश्चित ताप पर सांद्रता C व ताप T के समानुपाती होता है। यानी पाई प्रोपोर्शनल C, समीकरण नंबर 1, और पाई प्रोपोर्शनल T, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, तो पाई बराबर प्रोपोर्शनल हो जाएगा CT, ठीक है। तो पाई बराबर
CRT, क्या बन जाएगा? CRT। यहां R बराबर गैसीय स्थिरांक है, गैसीय स्थिरांक, ठीक है। T बराबर क्या है? परमताप है, परम ताप। C क्या है यहां पर? सांद्रता। अब देखिए C बराबर, या आप कह सकते हैं मोलरता। C बराबर क्या है? C बराबर क्या हो? C बराबर N/V, NB/V हो तो क्या हो जाएगा? पाई बराबर हो जाएगा C की जगह पर रख देंगे NB/के, NB इंटू RT बटे V। V क्या है? यहाँ आयतन होता है लीटर में, ठीक है। तो NB बराबर क्या होता है? NB बराबर यहाँ पर मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार होता है। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB/के MB गुणा के V गुणा के RT। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीका से परासरण दाब कैसे आपको निकालना है, किस तरीका से ये बन जाएगा। क्योंकि परासरण दाब यानी पाई प्रोपोर्शनल उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है और उसके परम ताप के समानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 से तो पाई प्रोपोर्शन CT, यहाँ पर प्रोपोर्शन हट जाएगा तो R लग जाएगा। पाई बराबर CRT हो जाएगा। R क्या है? गैसीय स्थिरांक है। T क्या? परम ताप है। C क्या? सांद्रता होती है। C बराबर है यदि NB/V हो, V के आयतन यानी मोलों की संख्या बटे आयतन हो, तो यहाँ पर मान डाल देंगे NB/V। C बराबर NB क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे अणु भार होता है। इसका मान डाल देंगे तो पाई बराबर WB/के MB, ऊपर क्या है? गुणा के RT बटे V आयतन। तो इस तरीका से परासरण दाब, परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब क्या है, इसे हम बता सकते हैं। इसके बाद आता है अर्धपारगम झिल्लियां। ये भी मोस्टली है। अर्धपारगम झिल्लियां कौन सी होती है? कौन कौन सी है? अर्धपारगम्य झिल्लियां यानी वे झिल्लियां जो किसी विलयन में से विलायक के कणों को तो आने देती हैं, लेकिन विलायक के कणों को, सॉरी विलयन के कणों को, लेकिन विलयन के कणों को नहीं आने देती, अपने में से होकर नहीं आने। यानी वे झिल्लियां जो किसी विलयन में से विलायक के कणों को तो अपने में से आने देती हैं, विलायक के कणों को तो अपने में से होकर, यहां पर लिख देता हूं, अपने में से होकर आने देती हैं, लेकिन विलयन के कणों को नहीं। अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, झिल्ली कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्धपारगम झिल्ली भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक झिल्ली और कृत्रिम झिल्ली। यह 2 प्रकार की होती हैं, ऐसे लिख देता हूं, यह 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1
प्राकृतिक झिल्ली, और नंबर 2 कृत्रिम कृत्रिम झिल्ली। नंबर 1 प्राकृतिक झिल्ली और नंबर 2 कृत्रिम झिल्ली। प्राकृतिक झिल्ली कौन सी होती है? जो अपने आप स्वतः प्रकृति द्वारा बनी होती है उसे प्राकृतिक झिल्ली कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बॉल करते या अंडे, तो अंडे के ऊपर एक बहुत पतली सी व्हाइट कलर की झिल्ली होती है, उसको हम प्राकृतिक झिल्ली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं जैसे अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, कॉमा बकरे की आमाशय की झिल्ली, बकरे की आमाशय की झिल्ली, वृक्षों की छाल, वृक्षों की छाल, जो वृक्षों की छाल होती है वो भी क्या होती है? प्राकृतिक झिल्ली का कार्य करती है। कृत्रिम झिल्ली, कृत्रिम झिल्ली किसे कहते हैं? जिसे मनुष्य बनाते हैं। मनुष्यों ने जिनका निर्माण किया है उन झिल्लियों को हम कृत्रिम झिल्ली कहते हैं। जैसे इसके एक ही झिल्ली है, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। कॉपर फेरोसाइनाइड की ऐसी झिल्ली है जिससे हम सही सही बिल्कुल शुद्ध पराशर दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए झिल्ली, हमारी झिल्ली की विशेषता क्या होनी चाहिए? अर्धपारगम झिल्ली की विशेषता है कि ऐसी झिल्ली होनी चाहिए जिस पर दाब अगर ज्यादा डाला जाए तो वो फटे नहीं, दाब डालने पर वो फटे नहीं, और उससे हम शुद्ध और सही सही पराशर दाब आसानी से ज्ञात कर सकें। तो ऐसी झिल्ली एक सबसे अच्छी झिल्ली मानी जाती है। तो वो सबसे अच्छी झिल्ली कौन सी है? कृत्रिम कृत्रिम झिल्ली है, जिसे हम कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये तो था मोस्टली हमारे इस पार्ट में। यहाँ तक मैंने मोस्ट टॉपिक थे मैंने आपको क्लियर करा दी है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकलों का एक पूरा लेक्चर आपको मैं दूंगा। जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं मोलरता से लेकर और यहाँ तक पराशर दाब तक, सारे न्यूमेरिकल उस लेक्चर में हो जाएंगे।